तो बच्चों से पूछा अर्शद नदीम का पता है, मिस वो कौन है? अब तो उसे वो गोल्ड की उम्मीदें हैं। मुझे तो उम्मीद है कि वो पहले 3 में आ जाएगा कहीं ना कहीं। कितनी मेहनत करता है वो? वो बहुत मेहनत करता है। जो हैरेसमेंट है स्पेशली स्पोर्ट्स में किस हद तक होती है? फीमेल्स हैं वो शाय फील करती हैं, वो रिपोर्ट नहीं करती उसको। अगर मेरी आपकी भी इंटरेक्शन हुई है तो हो सकता है 4 दिन बाद आप मुझे कोई ऐसा मैसेज कर दें। पाकिस्तान की वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल टीम नहीं है ओलंपिक्स में, कैसे महसूस होता है? फीमेल स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट जो है ना, पैसा जो लगाना है वो बड़ा कम है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर ये फीमेल्स को भेजेंगे तो आगे रिजल्ट्स तो शायद जीरो ही होंगे। हमारे कोच कहा करते थे इतने करोड़ की आबादी है और आप हर 1 करोड़ में से एक हैं। तो सिंस आप वॉलीबॉल भी खेलती हैं, हैंडबॉल भी खेलती हैं, नेटबॉल भी खेलती हैं, तो थोड़ा हाथ बड़ा भारा होएगा वैसे। बिल्कुल है। हाइलाइट्स आप देख चुके हैं, ये अस्मा अकरम हैं, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और नेटबॉल प्लेयर। एक तो ये मल्टी स्पोर्ट्स खेलती हैं और दूसरा इनकी कुछ खुसूसियात हैं कि हैरेसमेंट के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है कि वर्क प्लेस पर जो हैरेसमेंट होती है या जो स्पोर्ट्स में हैरेसमेंट होती है और उसको आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। साथ साथ हमने इनसे ये जाना कि ये जो स्पोर्ट्स हैं कि जो कि पाकिस्तान में इतने मशहूर नहीं है, वो किस तरह से खेलती हैं और अगर कहीं इंजरीज आ जाती हैं तो उस इंजरीज को कैसे टैकल किया जाता है। तो ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्मा अकरम वॉलीबॉल भी खेलती हैं, हैंडबॉल भी खेलती हैं, नेटबॉल भी खेलती हैं, और क्या क्या खेलती हैं आप? अभी तो फ़िलहाल यही खेलती हूँ, बाकी खेला बहुत कुछ हुआ है अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं प्रोफेशनली खेलती हूँ ये 3 गेम्स ही खेलती हूँ। अच्छा चलें, ये आप क्या क्या खेलती हैं इस पर बाद में आएंगे। वॉलीबॉल आप खेलती हैं वापडा की जानिब से, और नेटबॉल और हैंडबॉल आप नेशनल भी खेलती हैं। पहले ही बताइए कि वॉलीबॉल में आप आई कैसे एंड व्हाई यू चूज़ वापडा? वॉलीबॉल में एक्चुअली मैं स्कूल से अगर स्टार्ट करें तो मैंने स्पोर्ट्स जो ज्वाइन की वो अपने स्कूल लेवल से की। सही। गवर्नमेंट स्कूल था तब स्पोर्ट्स बहुत खेली जाती थी गवर्नमेंट स्कूल पे, अभी तो ग्रास रूट लेवल पे हमारे स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई हाँ, है। ये बदकिस्मती है ये। वहाँ से मैंने स्टार्ट की एंड देन खेलते खेलते सिटी लेवल, डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर LCWU का ग्राउंड देखा पहली दफ़ा, किसी कॉलेज वाह। यूनिवर्सिटी को देखा। वहाँ जब गए तो वॉलीबॉल ही खेलते थे शुरू से, और वहाँ से बस सिलेक्शन हुई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सही। गया फ्रीशिप पे। फिर करते करते वो एक आपको पता है एक लाइन सेट होती है आपकी, स्टेप बाय स्टेप कि आपने यहाँ से खेलना है, उसके बाद आप यहाँ चले जाएंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त के साथ खेलते गए उसके साथ पता चला कि जी वापडा एक डिपार्टमेंट है, वुमेन टीम बनाता है, वुमेन्स को जॉब देता है। राइट। तो बस वहीं से फिर वापडा में इंडक्शन करवाई वॉलीबॉल में, वापडा के ट्रायल दिए और उसके साथ उनकी टीम में सिलेक्शन हो गई। तो तब से फिर वापडा से वॉलीबॉल खेलना शुरू किया मैंने। अच्छा, ये वापडा की जो ज्वाइनिंग है ये फॉर द सेक ऑफ जॉब आपने वहाँ पे ट्रायल्स दिए, या आपको शौक रहा कि मैंने खेलना किसी डिपार्टमेंट की जानिब से? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि आपका एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा होता है कि हाँ, आप ठीक कहाँ है। जाएंगे। तो जब हम नेशनल लेवल पे खेलने जा खेलना शुरू किया, पंजाब की तरफ से जब जाते थे, फिर HEC की तरफ से खेलते रहे, तब देखा कि वापडा भी आती है, आर्मी भी आती है, दैट मीन्स के डिपार्टमेंट की टीम्स हैं। तो उसके बाद फिर गाइड करने वाले जो हमारे, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, उन्होंने फिर हमें ये रास्ता दिखाया कि वापडा जो है वो एक सिक्योर डिपार्टमेंट है। ओके। सिक्योर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वहाँ पर एक परमानेंट जॉब मिलती है गर्ल्स ठीक है। को, जो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो बस इसी वजह से वापडा को चूज़ किया कि चले यहाँ पर एक इन द लॉन्ग रन आपकी जो है जॉब भी सिक्योर रहेगी। सही है। नहीं तो को यूनिट फ्री मिलती है आपको कि नहीं? मिलती है? जी मिलते हैं। चलिए, ये कम से कम ये फ़ायदा हो गया, जितनी महंगी बिजली हो गई है आपको हाँ ये एटलीस्ट तो यूनिट है। तो फ्री मिलते हैं। हाँ अच्छा, शुक्र अल्लाह का। वॉलीबॉल ही क्यों? हालांकि वॉलीबॉल हो या वो नेटबॉल या हैंडबॉल, इस पर हम बाद में आते हैं। ये वो स्पोर्ट्स हैं कि जिनको शायद पाकिस्तान में कोई लोग इतना जानते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ चूँकि क्रिकेट या उसके बाद अगर देखा जाए तो हॉकी को देखा जाता है। सो व्हाई वॉलीबॉल, क्यों? अम, शायद एक टीम स्पोर्ट्स है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के साथ मिल के रहूँ, एक टीम वर्क होना चाहिए। इंडिविजुअल गेम में शायद इतना फोकस नहीं किया, और क्रिकेट की तरफ तो एक्चुअली खुद ही कभी ध्यान नहीं दिया ना। क्रिकेट मुझे पसंद नहीं है बेसिकली। अच्छा, ठीक हाँ है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, ओके। मैं देखती भी नहीं हूँ क्रिकेट। मतलब खेली आप मैंने खेली है 4 अच्छा, साल, अच्छा। लेकिन वो इतने बुरे दिल से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सिटी। लेकिन अच्छा, मुझे यानी कि 4 साल बुरे दिल से खेल भी बुरे लिए? दिल से खेली। कभी मेरे कोच ने बहुत कहा कि तुम बड़ी अच्छी फास्ट बॉलर बन सकती हो, मैंने कहा सर नहीं, इसको टाइम नहीं दे नहीं, सकती मैं। कद-काठ आपका माशाल्लाह अच्छा है, फास्ट हाँ बॉलर वाला। हाँ तो मैं करवाती थी ना, लेकिन मुझे कभी भी पसंद नहीं रही क्रिकेट, अच्छा, तो कोई इसलिए। कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो आपने ना खेला हो, वो मुझे बता दें। हाँ मैंने स्विमिंग नहीं खेली स्विमिंग नहीं खेली? क्योंकि वो मुझे आती नहीं थी। अगर आती होती तो शायद मैं वो भी खेल लेती, लेकिन मैंने हर स्पोर्ट्स को खेला है, उसके अंदर कम्पीट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझे पूछें किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में कि वो किस तरह खेली जाती है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। यानी कि शी कुड बी द वन कि जो आप कह लें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स से खेल सकती हैं। अच्छा, कमिंग टू अगेन आपके जो आप स्पोर्ट्स खेलती हैं, हैंडबॉल और नेटबॉल, ये तो आपने पाकिस्तान आप प्रेजेंट करती हैं ना।
तो पाकिस्तान की तरफ से खेलने का जो एक एजाज़ है, जो आप सितारा लगाती हैं अपने चेस्ट पे, वो उसकी ज़रा फीलिंग बताइए। उसकी फीलिंग्स तो तभी बताई जा सकती हैं, बता तो सकते हैं उसके लिए, लेकिन वर्ड्स नहीं हैं। जब आप पहली दफ़ा आपको पाकिस्तान कलर मिलता है, जब आप वो ब्लेज़र पहनते हैं, जब आप किसी और मुल्क में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो आप विक्ट्री स्टैंड पे क्या रहती है आपकी पोजीशन, वो तो एक बात का मामला है, लेकिन जब आप वो पाकिस्तान का ब्लेज़र या वो कलर पहन लेते हैं ना, तब वो एक जो प्राउड होता है ना, उसका जो वो मोमेंट होता है वो नहीं बताया जा सकता। इवन कि जब हम पाकिस्तान कैंप में हुआ करते थे, हमारे कोच कहा करते थे, इतने करोड़ की आबादी है और आप हर एक करोड़ में से एक हैं, कि करोड़ में से एक बंदा है, 12 प्लेयर्स ने जाना है, तो 12 करोड़ 18 करोड़ आबादी है, तो करोड़ या 2 करोड़ में से सिर्फ एक आप आए हैं उस टीम में। दिस इज ह्यूज। तो यस, तो जब ये सोचते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ, वाकई हमारे लिए ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जितने भी आएंगे चांसेस, तो हम उसमें ज़रूर कोशिश करेंगे दोबारा से ट्रायल दें, दोबारा से टीम में आएँ, क्योंकि ये क्रिकेट वाला नहीं है कि वो चलता रहेगा, इसमें आपको हर दफ़ा ट्रायल देने हैं। यानी कि जब भी टूर्नामेंट आएगा आप हर दफ़ा ट्रायल देंगे? यस, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना, परफॉर्मेंस आपकी डाउन भी तो हो सकती है। हम कोई काउंटी नहीं खेल रहे, हम कुछ भी नहीं खेल रहे। 4 साल बाद अगर एक सैफ गेम्स आई हैं, 4 साल बाद अगर कोई आपने इंटरनेशनल टूर पे जाना है, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी परफॉर्मेंस बेस पे ही उसमें टीम में जगह मिलेगी। बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको ट्रायल देने हैं। अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में सैफ गेम्स आएंगी, तो मैं ज़रूर ट्रायल दूंगी। अगर ट्रायल में सिलेक्शन होती है पाकिस्तान की टीम में, तो इंशाल्लाह ज़रूर खेलूंगी फिर से। अच्छा, ये अब चूँकि आप बता रही हैं कि आपने ट्रायल्स देने हैं, सो ट्रायल्स देने के लिए ख़ुद को तैयार आप कैसे कर रही हैं? ट्रायल्स देने के लिए ख़ुद को भी तो तैयार इसलिए अभी मैंने तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। अभी हमें पता नहीं है कंपटीशन कब होगा, कब ट्रायल्स होंगे, कब कैंप लगेगा। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम थोड़ी बहुत फिटनेस करते रहते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट भी है। और नेशनल चैम्पियनशिप आ जाती है, तो उसके लिए आपको फिट रहना ही पड़ता है, क्योंकि टीम में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो उसमें जगह बनाने के लिए भी आपको सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो फिटनेस है, उसके बाद गेम आएगी। तो फिटनेस का राज क्या है आपकी? फ़िटनेस का राज आजकल तो मैं फ़िटनेस से बिल्कुल आउट ऑफ द गेम हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी चल रही थी, तो उसकी वजह से मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़े टाइम के बाद मैं दोबारा से नॉर्मली जब आप खेलती हैं तो खुद को फिट कैसे रखती हैं, अपने स्टेमिना को बेहतर कैसे बनाती हैं? उसमें यही है कि हमारा एक पूरा ट्रेनिंग पैटर्न होता है, जिस पे हमारे कोचेज़ हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, हम उस पर ट्रेनिंग करते हैं। जो भी हमारी गेम की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जॉगिंग करनी है, फिर स्टेमिना एक्सरसाइज करनी है, फिर स्पेसिफिक जो भी स्किल्स हैं उन पर काम करना है। तो वो ऑटोमेटिकली जो कोच होता है ना, वो अपनी टीम को फिर से रीबिल्ड कर लेता है, उसकी वो फिटनेस लेवल पे काम करके, तो वो उनको शेप में ले आता है। तो सिंस आप वॉलीबॉल भी खेलती हैं, हैंडबॉल भी खेलती हैं, नेटबॉल भी खेलती हैं, तो थोड़ा हाथ बड़ा भारा होएगा वैसे। बिल्कुल है। तो कभी किसी को पड़ा भी है? एक दफ़ा पड़ा था। अच्छा। हाँ जी, वो बहुत पुरानी बात है। रास्ते में जा रही थी तो किसी ने बदतमीज़ी की थी, तो फिर एक लगा दी थी उसको। वो कैसी लगी थी ये नहीं पता उसको, अच्छा, वो लेकिन उसको याद रहेगी। उसको याद रहेगी। हाँ, उसको याद रहेगी। अच्छा सिंस आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है, कोई हैरेसमेंट का आपने कुछ कोर्स भी किया है, और आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं अब्यूज़ कमेटी और बॉक्सिंग फेडरेशन और डिफरेंट उसमें, चूँकि लिंक मैं करना चाह रहा हूँ उस हाथ को लेकर और उस थप्पड़ को लेकर आगे, और जो ये हैरेसमेंट के जो मामला होते हैं, हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू से कि जो हैरेसमेंट है स्पेशली स्पोर्ट्स में, वैसे तो शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो पाकिस्तान में या दुनिया में इवन कहीं भी जहाँ पे हैरेसमेंट ना होती हो, स्पोर्ट्स में किस हद तक होती है, एंड स्पेसिफिकली आपके स्पोर्ट्स में? एक्चुअली हमारी स्पोर्ट्स में हरासमेंट, अब अगर हम बात करते हैं हरासमेंट की, तो हरासमेंट जो जनरल एक लोगों का की परसेप्शन है, वो समझते हैं कि शायद फिजिकली हरासमेंट जो होती है ना, बस उसी को हरासमेंट कहते हैं। जब हमने पढ़ा तो हरासमेंट तो वो निगलेक्ट करने को भी कहते हैं। अगर हम यहाँ 10 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, अगर हम एक बंदे की बात नहीं सुनते, उसको इग्नोर करते हैं, ये भी एक हरासमेंट है। इसको आप उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में भेज रहे हैं। लाइक अगर हम उसको निगलेक्ट करते हैं, तो हरासमेंट की एक जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है। हरासमेंट, अब तो हरासमेंट की अगर आप क्लासेस गिनने जाएं, तो यहाँ बेसिकली बात जब की जाती है तो नॉन एक्सीडेंटल हरासमेंट होती है। अच्छा। जिसमें साइकोलॉजिकल अब्यूज़ जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है। किसी को अगर मार देना वो हरासमेंट नहीं होगी, लेकिन किसी को साइकोलॉजिकली अब्यूज़ करना वो ज़्यादा हार्मफुल है उस इंसान के लिए। तो स्पोर्ट्स में हरासमेंट हो भी रही है, आपके टीम फेलोज़ भी कर रहे हैं आपको हरास। मैंने जैसे आपको बताया, निगलेक्ट करना और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करना, ये हमारे वर्क प्लेस पे हर जगह होता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर एक वो डेकोरम नहीं है कि हम उसको रिपोर्ट करें। फीमेल्स हैं, वो शाय फील करती हैं, वो रिपोर्ट नहीं करती उसको, वो बात को ख़त्म कर देती हैं। बट हरासमेंट तो हो रही है, स्पोर्ट्स में भी हो रही है, बट रिपोर्ट नहीं हो रही। जब रिपोर्ट नहीं होती तो वो फिर किसी भी काउंटिंग में नहीं आती है। आपके साथ कभी हुई? नहीं।
मेरी शक्ल ही ऐसी है, मुझे कोई देखता ही नहीं है। माशाल्लाह खूबसूरत है आप इसमें। मैं आपको सच बता रही हूँ, अच्छा। मैं ग्राउंड में जब जाती हूँ ना तो मुझे लोग मुंह नहीं लगाते ज़्यादा, उनको लगता है सीरियसली? ये बदतमीज़ है। अच्छा। सम टाइम लड़के, एक्चुअली बहुत सारे लड़के समझते हैं कि मैं बदतमीज़ हूँ। नहीं तो ये तो लड़का भी कह सकते हैं मुझे मुझे हैरेस कर रही है, सब बदतमीजी नहीं, कर। मैं बात ही नहीं करती ना, मैं इग्नोर अच्छा, करती हूँ, अच्छा। तो मतलब बॉदर नहीं करते। नहीं तो वो फिर वो लेफ्ट अलोन फील करेगा, मुझसे बातें नहीं कर रही। मत बस ऐसे ही हैरेसमेंट होती नहीं है। ठीक मेरे है। कुछ फेस एक्सप्रेशंस भी ऐसे हैं कि उनको लगता है कि शायद ये गुस्से में रहती है ऑल द टाइम, हम्म। जबकि मैं हूँ नहीं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप नहीं है। अच्छा, फैमिलीज़ बड़ा अक्सर अपोज़ करती हैं। हमारे यहाँ पे एक कल्चर है, लड़कियों का ख़ास करके। क्रिकेट में तो शायद अब कुछ हद तक एक एक्सेप्टेंस का जो आप कह लें कि मयार है वो बढ़ गया है। उसमें शायद पर्क्स ज़्यादा हैं, टूर्स ज़्यादा हैं, शायद बिल्कुल उसकी ये ऐसे वजह ही हो है। सकती है। सिंस वॉलीबॉल जो आप स्पोर्ट्स खेलती हैं, उसमें किस तरह फैमिलीज़ एक्सेप्ट करती हैं और आपकी फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी नहीं रोका। मैं अच्छा। बहुत लकी हूँ इस मामले में, ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही खेल रही हूँ। बाहर गलियों में खेल रही हूँ, फुटबॉल खेल वाह! रही हूँ, लड़कों के साथ खेल रही हूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे कभी ऐसे माई मुंडा टाइप। हाँ, कुछ इसी तरह से ना, डाँट भी ठीक है। पड़ती थी, मोहल्ले की हुँ। आंटियाँ शिकायत भी लगा देती थी कि आपकी बेटी बाहर घूमती रहती है, तो आप इसको रोकते नहीं, लड़की है। लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं रोका, आज भी नहीं, रोकते नहीं हैं, पूछते ज़रूर हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। बट अगर कहा है ना कि खेलना है, तो क्या खेलना है शायद ये भी नहीं पता होगा, स्पोर्ट्स का तो पता ही नहीं था, इवन के पढ़ाई का भी नहीं पता सम टाइम। अच्छा। मेरे अब्बू को, जैसे मैं जब बीएस ऑनर कर रही थी, तो उन्होंने मुझे जब भी बीए का रिजल्ट आना, मुझे कहना हुँ। तुम्हारा बीए नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहना अब्बू नहीं, अभी मेरा नहीं है, मेरा 4 साल का है, तो वो अच्छा, जब अच्छा। 4 साल के बाद रिजल्ट आएगा बता हुँ। दूंगी। तो इस तरह के घर वालों ने स्पोर्ट्स, हाँ भाई जो थे वो इनकरेज इस बात पे करते थे कि तुम किसी इंडिविजुअल गेम की तरफ जाओ। मेरा बड़ा अच्छा। भाई है, वो मुझे कहता तुम टेनिस खेलो, ओके। उसमें स्कोप है, तुम कोई ऐसी गेम खेलो जो तुम अकेली खेलो, टीम में तुम क्या चली गई हो, तो इसका तो कोई स्कोप नहीं, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं इनको। तो मैं कहती नहीं, बस मुझे यही पसंद है, मुझे यही खेलनी है। नहीं तो तो अगर फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही स्पोर्ट्स को लेकर। अच्छा वो नहीं रही है। नहीं नहीं तो अब नॉर्मली कभी किसी ने एतराज़ भी नहीं किया कि फूफी मामी चाची आंदी ने कि छाला मार रही उत्थे खेड रही है ते नहीं, कि एक देखिए फैमिली है, फैमिली में सम टाइम हँसी मज़ाक में बात कर भी देते हैं, बट मैं तो खैर बॉदर नहीं करती इस चीज़ को, और बाकी पेरेंट्स हैं वो खुद ही सेव करते हैं आपको हर चीज़ से। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर अगर शादी हो जाती है इंशाल्लाह ताला, तो फिर ख़ावंद इजाज़त देंगे आपको खेलने के लिए? काश अच्छा ढूँढना ही काश! ऐसा कि जो इजाज़त दे के रखे। ढूँढना ही ऐसा है। वैसे ये भी सही है, ढूँढना ही ऐसा चाहिए हाँ, कि जो आपको ठीक है, दे। आप उनको पहले बताएँ ना कि हम ये करते हैं, अगर आपको का एक्सेप्टेंस लेवल इस तरफ का है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अब ये पहले बता दें कि स्पोर्ट्स क्या-क्या खेलती हैं ताकि मैं उस हिसाब से फिर मज़ीद आपसे सवालात भी करूँगा। नहीं, बस आप इन 3 पे ही रहे ना, जो भी खेलती हूँ वो यही है। बाकी नहीं तो वो मैं ये बास्केटबॉल भी खेलती हूँ, वो ठीक मैं है। फ्रैंक 5 क्लब है उससे खेलती हूँ, जब भी कोई क्लब का टूर्नामेंट, कोई प्राइवेट टूर्नामेंट आता है वो मैं खेल लेती हूँ उससे। लेकिन अभी प्रोफेशनली सिर्फ यही 3 खेलती हूँ। यही 3 खेल रही हैं आप। अब जो कि वैसे नेशनल गेम्स आगे आ भी रही हैं, जी, सो आपकी तैयारी अब स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे ख़्याल से। इंशाल्लाह अभी हो जाएगी थोड़े अरसे में स्टार्ट। तो अभी आप थ्रू वॉलीबॉल जाएँगी वापडा की तरफ से? जी, नेशनल गेम्स का रूल है कि जिसमें आपकी इंडक्शन है, फिर आपको वही स्पोर्ट्स खेलनी है। अच्छा, हुँ। ठीक है। तो उसमें आप हैंडबॉल और नेटबॉल नहीं खेलती? हैंडबॉल, नेटबॉल इस कंडीशन में खेल सकते हो अगर इवेंट की डेट आगे पीछे है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ करते हैं 27 अक्टूबर को हमारी वॉलीबॉल की चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स में उसका मैचेस शुरू हो जाते हैं, और ठीक अगर है। हैंडबॉल उससे पहले है, और अगर मैंने हैंडबॉल का कैंप लिया तो मैं हैंडबॉल पहले खेल लूँगी, उसके बाद अपनी वॉलीबॉल में चली जाऊँगी। ठीक है। अदरवाइज़ फिर अगर वॉलीबॉल और वो क्लैश करें तो फिर मेरी प्रायोरिटी वॉलीबॉल ही होगी। हुँ। वो इस तरह होता है कि आपने डिपार्टमेंट में जिस गेम पे इंडक्शन है, आपने वही वाली गेम खेलनी है। अच्छा अब ये बताइएगा, सुनने में तो तकरीबन गेम्स एक जैसी ही लगती हैं। वॉलीबॉल भी, हैंडबॉल भी, नेटबॉल भी। फ़र्क क्या है इन तीनों में? बहुत फ़र्क है, तीनों में फ़र्क है। तीनों के ग्राउंड की मेजरमेंट्स डिफरेंट हैं, ग्राउंड में प्लेयर की रिप्लेसमेंट डिफरेंट है, उसमें स्कोरिंग डिफरेंट है, उसमें आपकी एनर्जी लेवल डिफरेंट है, टेक्निक डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। बॉल लगा हुआ है, बस वो एक कॉमन चीज़ है इनमें, लेकिन गेम्स सब डिफरेंट हैं। अगर आप वॉलीबॉल देखते हैं तो वो बिल्कुल ही एक सेपरेट है, आपने अपने ग्राउंड में रह के खेलना है, दूसरी टीम ने अपने ग्राउंड में रह के खेलना है। वो ख़ास एक वो ख़ास एक नेट लगा हुआ है, ठीक है। आपको उसके अपोजिट एक दूसरे के साथ खेलना है, उसमें पॉइंट्स हैं, उसमें 3 पासिंग गेम है। अगर आप हैंडबॉल देखते हैं तो वो टोटली बॉडी प्ले है, उसमें आपको डिफेंस भी करनी है, प्लेयर को पकड़ना भी है, बाजू भी अच्छा, निकल जाता है, आप सीरियसली? गिरते भी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गर्दन पे भी हाथ आ जाता है कभी कभी। नहीं वो तो कुश्ती टाइप। कुश्ती टाइप की हो जाती है ना, जब उसमें ये होता है कि उसमें डी होती है 6 मीटर और 9 मीटर की डी होती है, और पीछे एक पोल लगा होता है, उसके अंदर एक कीपर खड़ा होता है, ठीक है। और जो आगे डी है उस पर एक 6 प्लेयर्स खड़े हैं बिल्कुल सामने, 6 बॉल असाइड बना के। ठीक है, वो 6 हैं और आप उनके ऑपोजिट 6 हैं जो बॉल रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन से बॉल स्टार्ट होगा। अब जो वॉल है ना, आपने उस वॉल को ब्रेक करके अंदर जाके गोल करना है,
और 6 मीटर को क्रॉस नहीं करना, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो वो कटिंग हो जाएगी। अब वो बॉल को जो ब्रेक करना है ना वो आप थ्रू पासिंग करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बॉल पास करते हैं, रोटेट है। करते हैं, जैसे आपको गैप मिलता है आप टिप लगाते हैं और स्टेप्स लेके शूट करते हैं। हैंडबॉल ऐसी है। ठीक है। और इसको फास्टेस्ट गेम्स में से भी एक गेम कहा जाता है क्योंकि इस पे 3 से 4 सेकंड में भी गोल हो जाता है। ओके। उसमें ऐसे गोल होता टोटल है, कितनी आपका फासला कितना होता है? इसका 70 मीटर होता है, 70 मीटर्स होता है। ओके, ठीक है, नहीं 70 मीटर नहीं, ज़्यादा बोल दिया मैंने, कोई बात 70 फीट होता है आई थिंक, 70 फीट होता है। या अच्छा, 27 मीटर्स होता है, कुछ इस तरह होता है। ठीक है। लेकिन ये है कि जब कीपर ने बॉल पकड़ा उसने एक पास दिया, आगे फास्ट ब्रेक लगी और 3 से 4 सेकंड में गोल हो गया। गुड। तो इसको फास्टेस्ट गेम भी कहा जाता है कि इसमें आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। मुझे वो याद आ रही है, वो हम मोहल्लों में वो गेम खेला करते थे, वो पीठू गोल गरम, वो उसमें वो जो बॉल इतनी दूर से वो मारते थे, ये गालिबन उसी तरह का इसका कुछ होता है। नहीं, वो तो आपने पिट्ठू गरम नहीं, रखे है ना। वो लेकिन अब जब जिस तरह बॉल को इसका बॉल थ्रो इतना होता है साइज में, आपके हाथ में आ जाता हाथ है, में आ जाता है, बिल्कुल आ वो जाता है, बड़ा बॉल होता है। बड़ा बॉल होता है। और फिर ये थ्रू पासिंग जाना है, इसमें स्टेपिंग भी होती है। और अगर आप नेटबॉल की बात करें वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। अच्छा। उसमें एरियाज डिवाइड होते हैं और आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक प्लेयर अपने एरिया में खेलेगा, वो दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। अच्छा। इसमें पोजीशनिंग होती है, इसमें जीएस होता है, जीए होता है, जीडी होता है, जीके होता है, सेंटर होता है, डब्ल्यू है। अभी ख़त्म हो गया, अभी फास्ट 5 आ गई है, 5 प्लेयर्स खेलते हैं। अच्छा, तो ये ठीक है, पोजीशंस होती हैं और हर इसका एक प्लेयर का एरिया होता है। ठीक जो है। डिफेंडर्स हैं वो अपनी डी में रहेंगे, जो सेंटर है वो पूरे ग्राउंड में जा सकता है, जो शूटर्स हैं वो अपने एरिया में सेंटर थर्ड में रहेंगे। तो ये इस तरह की गेम है। ये आपने मुझे फंसा दिया है इतनी चीज़ें बता के मैं खुद पजल हो गया हूँ। आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगता है इसमें से? मुझे तो तीनों इंटरेस्टिंग लगती हैं। नहीं, अगर आपको एक चूज़ करना पड़ जाए, यू हैव टू पिक वन, कि भी आप जो अस्मा हैं वो अब एक ही स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई ऐसा कोई रूल आ गया है कोई नया हुकूमत की ये तरफ से? मुश्किल है, हुकूमत की तरफ से रूल नहीं आई मीन आएगा। ये हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। हाँ, एक रूल आ गया है कि यू हैव टू प्ले और एक गेम, कोई भी एक गेम, तो किसको चूज़ करेंगे और क्यों करेंगे? फिर मैं शायद नेटबॉल खेलूँगी। वो इसलिए खेलूँगी कि मैं उसमें डिफेंडर खेलती हूँ और अच्छा। डिफेंडर का जो रोल होता है मुझे लगता है कि वो काफ़ी थ्रिलिंग होता है क्योंकि उसने बॉल चेक करने हैं। अगर चेक आपने मतलब? आपने पास अपने साथ ओपोनेंट प्लेयर को दिया ना, तो मैंने वो बॉल रास्ते में से कहीं ना कहीं से निकाल लिया ना, तो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने डिफेंस करना है बॉल। अच्छा। मैंने जो मेरे साथ पार्टनर है मैंने उसको वो बॉल नहीं लेने देना। अगर उसने ओके। शूट किया है तो मैंने वो, अगर शूट नहीं हुआ और वो रिंग को लग के वापस आ गया है तो मैंने वो रिबाउंड लेना है। अच्छा। वो रिबाउंड लेना है और उसको सेव करके अपनी टीम को दोबारा वापस देना है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई रूल कभी ज़िंदगी में आ गया तो फिर मैं नेटबॉल खेलना पसंद करूँगी, ऑल्दो मुझे वॉलीबॉल भी बहुत पसंद है। नहीं, आप जो आपके जवाब से मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव ज़्यादा रहती है हाँ, ज़िंदगी में भी। मेरी डिफेंसिव इस लिहाज से नहीं है, लेकिन वो गेम के हिसाब से मुझे डिफेंस करना ज़्यादा ईजी मतलब ज़्यादा मज़ा आता है मुझे चैलेंज पसंद है। तो अगर आपके पास एक अच्छा शूटर है ना आपके साथ ओपोनेंट प्लेयर, तो मुझे लगता है कि उसको चेक करना है, उसको बॉल नहीं लेने देना, उसके पास आता है वो बॉल निकालना है। तो मुझे बस इस तरह के चैलेंज और इस तरह का थ्रिल चाहिए। वो जो बस एक सादी गेम है ना, उसमें नहीं मज़ा आता। अच्छा, उसमें भी नहीं मज़ा आता? हाँ, आपको उसमें नहीं मिर्च आता। मसाला वो सारे मामला हाँ, चाहिए? मतलब उसको तंग करना है, उसको टीज़ करना है, क्योंकि मैं डिफेंडर हूँ, मैं बहुत तंग करती हूँ प्लेयर को। ओके। तो वो टैक्टिस होते हैं टीम में खेलने के, तो मुझे वो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अब सिंस आप चूँकि एथलीट हैं और गेम्स वगैरह खेलती हैं, खुराक का बड़ा ख्याल रखा जाता है, नहीं रखती? नहीं, मैं नहीं रखती इतना, मैं बस नॉर्मली जो सब खा रहे हैं वही खा रहे हैं। नहीं, कुछ खास डाइट्स होती हैं कि आपने ये खानी है? देखिए बिल्कुल होती हैं, हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं जो हमें लेनी भी चाहिए। अगर आप प्लेयर नहीं भी हैं तब भी आपको लेनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ में हैं जैसे आप हैं, आपको भी वही न्यूट्रिशनल नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, मास, जो भी आपका बॉडी इंडेक्स है उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिशन तो चाहिए। एथलीट्स को थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उनका वर्कआउट भी हो रहा होता है, उनकी एक्सर्शन भी हो रही होती है। लेकिन हम लोग शायद हमारी जो स्पोर्ट्स के लोग हैं ना, शायद हम इन चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करते और हम इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए सम टाइम हमारी परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है। अच्छा। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए, ओके। अगर हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, अगर हमें कैल्शियम चाहिए, जो भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स, अगर हम वो नहीं ले रहे तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो करती हैं। ठीक है। जब बॉडी पे इफ़ेक्ट करेंगी तो ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करेंगी। तो हम ख्याल नहीं रखते, हम तो वही सब खा रहे हैं जो घर वाले खा रहे हैं। अच्छा। तो ये अच्छी बात नहीं है। वो सबके लिए है कि हमें न्यूट्रिशन जो है वो अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए, उसकी वजह से हम बीमारियों से भी बच के रहेंगे। क्योंकि देखिए, सवाल मेरा करने का मकसद ये था कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो अपनी खुराक को लेकर ना बड़े संजीदा होते हैं। कि अब जिस तरह हम विराट कोहली क्रिकेटर की बात करते हैं,
वो कहते हैं मैंने पता नहीं कितने साल हो गए मैंने कोई तली हुई चीज़ नहीं खाई है ऐसा होता है। और मैं कई कई साल एक ही डाइट पर स्टिक रह सकता हूँ। ऐसा कुछ चीज़ों पे मैं करती हूँ, जैसे मैं ठंडा पानी कम पीती हूँ। मुझे ठीक लगता है। है कि हमारे लिए ठंडा पानी अच्छा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेती मैं, मुझे गुड। लगता है कि वो भी हार्मफुल है। बहुत रेयर कभी हम्म। बहुत क्रेविंग हो रही हो तो ले ली, अदरवाइज़ नहीं। पराठा, जैसे मैं 30 प्लस हुई तो मैंने पराठा खाना थोड़ा कम कर दिया। मैं नाश्ते में पराठा नहीं खाती, ठीक है। बगैर घी की रोटी खाती हूँ। तो इस तरह की थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में मैं चेंज लाई हूँ अपनी, कि मुझे जो आगे जाके तंग करेंगी तो मैं उनको कम कर दूँ। फिर मैंने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए जो मैं बहुत कम खाती थी। ड्राई फ्रूट्स भी ले लेती हूँ कभी-कभी, दूध पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो खुद से ही अभी जब एमफिल शुरू किया तब पता चला कि न्यूट्रिशन क्या है, उसको कैसे करना है, उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खुद से ही अवॉइड करनी शुरू कर दी कि ये अच्छी है, ये बुरी है। फ़ास्ट फूड कभी खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सम टाइम होता है कि नहीं चलो ठीक है अब नहीं खानी, ये अच्छे नहीं है। लेकिन चीट करती है बीच बीच में हाँ, आप। सम टाइम। सही है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि सिलेक्शन होती है आमतौर पे, ये प्लेयर फिट है, गॉट सेलेक्टेड, और कभी ऐसा हुआ हो, यकीनन हुआ भी होगा, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कहा हो कि जी आप रिजेक्ट हैं, आप सेलेक्ट नहीं हुई हैं किसी गेम में, वॉलीबॉल में या हैंडबॉल में या किसी और स्पोर्ट्स में जिसमें आप आगे जाना चाहती हो और आप सेलेक्ट ना हुई हो उसमें, कुछ ऐसा कोई वाक़या है तो बताइए। नहीं, ऐसा अभी तक तो यानी कि कोई आप वाक़या नहीं है। फुल A+। अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब से गेम कर रही हूँ, वापडा में भी जब से गई हूँ, मैं कभी बेंच पे नहीं बैठी। अच्छा। जस्ट हैंडबॉल में एक दफ़ा बैठी थी, वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने कैंप में टाइम नहीं दिया था। मैंने कैंप को प्रॉपर नहीं ट्रेनिंग नहीं की थी, तो उस टाइम पे फिर मुझे बेंच पे बैठना पड़ा। अदरवाइज़ मैंने जिस भी गेम के लिए पूरा कैंप लिया है, मैं कभी भी उसके बेंच पे नहीं बैठी। तो इस मामले में मैं अभी तक तो लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के लिए कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट बेस्ट में खेलूँ। जिस दिन लगेगा बेंच पे आ गई हूँ, उस दिन मैं शायद गेम छोड़ दूँगी। अच्छा, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से एक खुदशनास किस्म की तबीयत है आपकी। बिल्कुल, आपको अपना कंपटीशन खुद भी होना चाहिए कि अगर मैं खुद को इम्प्रूव करूँगी तो ही टीम में सब नज़र आता है। हुँ। आपको टीम की एफ़र्ट नज़र आ रही होती है, आपको हर प्लेयर का पता होता है, आपको आपका कंपटीशन भी पता होता है कि ये मेरा कंपटीशन है, अगर इसको बीट किया तो टीम में रहेंगे, अगर इसको नहीं बीट करेंगे तो टीम से बाहर आ जाएँगे। तो ये होना चाहिए, मुझे तो लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप उससे क्या होता है कि आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, आपकी टीम को बेनिफिट हो रहा होता है। तो मुझे ये लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो तो आपका हार्ड वर्क भी ज़्यादा होता है। जब पता हुँ। हो ना कि ठीक है मैंने तो खेलना ही खेलना है, फिर आप उस तरह की एफर्ट नहीं करते। तो कंपटीशन, जैसे अभी नेटबॉल मैंने खेली, अभी चैंपियनशिप खेल के आए हैं, तो कैंप में ही काफ़ी कंपटीशन था। ठीक जिस है। जगह पे मैं खेलती हूँ वहाँ पर ही 5 लोग खेलने वाले थे। ज़बरदस्त। तो उन 5 में से फिर 2 में आना, वो एक कंपटीशन होता है। फिर उसके बाद पहले एक टीम में आना है, उसके बाद बेस्ट टीम में आना है। ओके। क्योंकि 2 टीम्स आती हैं, अगर हुँ। 5 लोग खेलते हैं, 6 लोग खेलते हैं, तो रिज़र्व भी जाएँगे। ठीक है। तो फिर कोशिश होती है कि रिज़र्व में नहीं रहना, फिर टीम में आना है। उसके लिए फिर हुँ। डिफरेंट एफर्ट की जाती हैं। ऑब्वियसली एफ़र्ट तो इंसान करता ही है ज़िंदगी जी। में। एक चीज़ जो बड़ी ख़ास रहती है किसी भी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में, वो होती है कि आपने कुछ अचीव करना है, कि आई वांट टू अचीव दिस और आई वांट टू अचीव दैट। एक आपकी ख़्वाहिश भी होती है। हुँ। सो अभी तक कोई ऐसी ख़्वाहिश पूरी हुई हो जो आप अचीव करना चाहती हो, आपने वो अचीव कर लिया हो, कुछ ऐसा कोई मेडल, तमगा, बहुत शमगा? सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला टारगेट था पाकिस्तान खेलना, पाकिस्तान खेल लिया। उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी एजुकेशन को दोबारा से स्टार्ट किया। हुँ। मैंने अपने फ़ील्ड में अपनी डिग्री को मैंने चूज़ किया और उसमें मैंने डिग्री कंप्लीट की, और अब जो मैंने अपने लिए नया एक गोल सेट किया, वो मैंने गोल सेट ये किया कि मैंने पीएचडी करनी है, हुँ। और गुड। इंशाल्लाह ताला विदिन 3 इयर्स मैं कर लूँगी। मैंने अपना एक टारगेट सेट कर लिया है। पीएचडी कर जाएँगे आप? अब मैंने स्पोर्ट्स को थोड़ा-सा कर दिया कि चलो ठीक है, अगर जाती है तो इट्स ओके, बट अब एजुकेशन लाइन में पीएचडी का मैंने टारगेट जो है वो नया सेट किया। ये हुँ। मैंने अभी रिसेंटली किया है सेट। चलें ये तो अच्छी बात है। गोल्स बंदे के चेंज होते रहने चाहिए क्योंकि मैंने वक़्त अभी के थीसिस भी साथ-साथ। गोल सेटिंग पे किया था, तो मैंने फ़ौरन ही एक गोल सेट कर लिया कि मुझे अब डॉक्टर बनना है, पीएचडी। हाँ, पीएचडी डॉक्टर करूँगी तो अस्मा डॉक्टर अकरम। डॉक्टर अस्मा बनना है, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अब चूँकि ओलंपिक्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल टीम नहीं है ओलंपिक्स में, कैसा महसूस होता है? महसूस तो बुरा ही होता है जब हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं कि उनकी बहुत सारी टीम्स वहाँ पर हैं। जैसे अभी आज ही बात कर रहे थे मेरे एक कोलीग कि मिस वहाँ पर हैंडबॉल की टीम गई है, आपकी टीम क्यों नहीं है? तो मैंने फिर उसको बताया कि हम सैफ गेम्स पे किस रैंकिंग पे हैं, अभी एशिया कभी खेला नहीं है, एशिया लेवल पे गए नहीं हैं, हमारे लड़के जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे फाइनेंशियली जितने भी आपके सामने ही हालात हैं पूरी कंट्री के क्या चल रहे हैं, तो उसमें एक टीम को भेजना, 16-17 लोगों की टीम को भेजना एक
क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क है फेडरेशंस के लिए भी, ऑफ कोर्स उसको भी ब्लेम नहीं किया जा सकता एज सच। बट यही है कि एक ओवरऑल सिनेरियो ही ऐसा है कि फ़ीमेल स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट जो है ना, पैसा जो लगाना है वो बड़ा कम है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर ये फीमेल्स को भेजेंगे तो आगे रिजल्ट्स तो शायद ज़ीरो ही होंगे। लेकिन अच्छा, उसमें आप पहले सोचकर बैठ गए हैं कि वो रिजल्ट ज़ीरो होंगे? वो मैंने नहीं सोचा, नहीं, आई लेकिन मीन ये जो भी सोच यस, रहा है। उसमें वो एक हद तक सही भी सोचते हैं। अगर हम साउथ एशिया के लेवल पे जाएं, वहाँ पर अगर हमारी रैंकिंग हम अच्छी नहीं कर सकते, वो कैसे करेंगे जब हमें साल में एक चैंपियनशिप मिलनी है, साल में एक चैंपियनशिप खेलनी है। खिलाएंगे तो भागे जाएंगे। वही ना, मुझे लगता है कि हमें छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स, कभी किसी टीम को यहाँ बुला लें, कभी हमारी टीम को वहाँ भेज दें। बट वही बात है कि सब चीज़ें जो होती हैं वो फाइनेंस से होती हैं। तो जब भी आप कभी बात करेंगे किसी भी बड़े बंदे को बुला लें, वो आपको यही कहेंगे जी हमारे तो फाइनेंशियल हालात ही इतने बुरे हैं कि हम एक टीम नहीं भेज सकते। नहीं तो एसोसिएशंस तो बड़ी देर से काम कर भी रही हैं, बिल्कुल और कर रहे कहीं ना हैं। कहीं तो लाइक अभी तक इस दौर में आकर भी फाइनेंसिस का मसला होता है। लाइक ये वो दौर है कि आप कुछ भी कभी भी जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं करते। ना कभी हमने ये क्वेश्चन किया, ना कभी पूछा। तो करना चाहिए आपको, आपका मुझे फ्यूचर है। लगता है कि अब हमें इस तरह इसके बैकग्राउंड और इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उन पे काम करना चाहिए। मैं भी थोड़ा अर्सा पहले सोच रही थी कि मुझे ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स होती है उस पे मैं एक आर्टिकल लिखूं। जब मैंने हम्म, रिसर्च शुरू की थी तो मुझे ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स है उस पे भी याद आया कि मैं इस पे काम करके देखती हूँ ये क्यों कम हो गई है। क्योंकि प्लेयर्स प्रोड्यूस होना भी बंद हो गए ना अब। नीचे से आपकी नर्सरी ख़त्म हो गई। नर्सरी अब क्या है, गवर्नमेंट लेवल आपका सबसे बड़ा है। अगर आपकी गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही नर्सरी ख़त्म हो गई है तो आप आगे कैसे जाएंगे। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी तो क्लब्स चल रहे हैं, प्राइवेट क्लब आपकी यहाँ सोसाइटीज़ हैं, उनके क्लब्स हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं खेल रहे। उनको वो पैशन नहीं है, वो सिर्फ अपना टाइम किल करने के लिए उनके हम्म, पेरेंट्स उनको क्लब में भेजते हैं। एक्चुअल स्पोर्ट्स तो है जो गवर्नमेंट लेवल पे एक गरीब घर का या मिडिल क्लास का बच्चा खेल रहा है। हम्म, पैशन तो उसको होगा जब आप उसको कोई इंसेंटिव देंगे खेलने का, उसको एक अच्छा नया जूता मिलेगा, नई शर्ट मिलेगी, तो उसको पैशन भी ऑटोमेटिकली उसका जो है ना वो जनरेट होगा, वो उस पैशन से खेलेगा। लेकिन जो एक अ, अच्छी फैमिली का बच्चा है, वो क्लब में जा रहा है, वहाँ 20,000 फीस दे रहा है और वो गेम कर रहा है, वो फ़न कर रहा है, उसके लिए स्पोर्ट्स का मेयार और है। हम्म। तो हमारे बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑफ कोर्स टीम बिल्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है, कंपटीशन की बहुत ज़रूरत है। ट्रेनिंग तो प्लेयर्स कर भी लेंगे, लेकिन जब तक कंपटीशन नहीं करेंगे वो कैसे अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, अब ये जो गेम्स बड़ा एक यूनिक टाइप ऑफ गेम्स है ना, हमारे यहाँ पे ज़्यादा खेले जाते नहीं हैं ये। तो इनमें जो टैलेंट हंट होता है, टैलेंट स्काउटिंग होती है, वो किस तरह होती है? क्रिकेट में तो आपको क्लब्स मिल जाती हैं, वो इन लोगों ये जो स्पोर्ट्स है अब स्पेसिफिकली जो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स वगैरह। ये चल रही है ना, अब इस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा। हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके अंडर ये काम, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन होते हैं, उन पे ये उनमें गेम्स खेली जाती हैं, वहीं से फिर आपको समझने के डिपार्टमेंट को प्लेयर्स मिलते हैं। स्कूल से कोई 4 बच्चे आ गए, 2 बच्चे आ गए, यूनिवर्सिटीज़ में 9-9 साल, 6-6 साल बच्चा रहता है, वो वहाँ पे पॉलिश होता है, क्वालिफाइड कोचेज़ के हाथों से ट्रेंड होता है और ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो अभी तक तो प्लेयर, हाँ, अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया था टैलेंट हंट, हम्म। यूथ टैलेंट हंट हो रहा है। अभी मैंने फुटबॉल टैलेंट हंट में मैंने काम भी किया था एज अ फोकल अच्छा, पर्सन। ठीक है। और उसके बाद अभी हैंडबॉल का टैलेंट हंट उसका फाइनल होने वाला है। टैलेंट हंट हो तो रहा है, अब स्टार्ट भी किया गवर्नमेंट ने, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन सम टाइम होता है कि जब ये टैलेंट हमने निकाल लिया, हाँ, आगे कहाँ जाएगा? नर्सर कहाँ करना है इसको? आगे आप इसको कहाँ भेजेंगे? देन उनकी प्लानिंग में अब इसको लेके क्या बात है, ये तो अब जब फाइनल होगा तभी समझ में आएगी कि अब ये वाला जो टैलेंट उन्होंने एक्सप्लोर करना है, 15 से 25 साल के बच्चे, अब ये इनको यूटिलाइज़ कहाँ करेंगे? एक्चुअल तो ये नर्सरी है ना, ये नर्सरी जब हमने ले ली पूरे पाकिस्तान से, तो अब उस नर्सरी को कहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे जाके ये पौधा जो है वो खिलेगा और नाम रोशन करेगा, ये तो अब इन फ्यूचर ही देखा जा सकता है। नहीं, अब जैसे आप खेलती भी हैं और यकीनन आपकी एक अप्रोच भी होगी ना टूवर्ड्स सम एक्सटेंट्स कि आप ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। होना कैसा चाहिए असल में इस स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए? स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए मुझे लगता है कि मैं हर कभी भी कोई फोरम होता है या कुछ भी होता है तो मैं वहाँ पर एक बात ज़रूर करती हूँ कि सर, हमारे जो बच्चे एजुकेशन साइड पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स साइंसेस को पढ़ रहे हैं, हम उनकी सर्विसेज को अपनी टीम्स के लिए क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूनिवर्सिटी को देख ले, वहाँ पे स्पोर्ट्स साइंसेस पढ़ाई जाती है, तो वहाँ के बच्चे अगर बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो व्हाई नॉट हम उनको एज अ प्रोजेक्ट अपनी टीम्स दे दें। यूनिवर्सिटी है, आप उसकी एक टीम उस बच्चे को दे दें, जी आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को पसंद करते हैं, ये हमारी टीम है, इसका कंपटीशन आने वाला है, आप इसको बैठ के एनालिसिस करें।
आप इसको साइकोलॉजिकल इस पर कोई इंटरवेंशन लगाना चाहते हैं तो आप इस पर लगाएं। मुझे ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ये मैं बात आज कर रही हूँ, ये मेरे माइंड में स्टडी के दौरान आई कि क्यों नहीं हम इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करते, हमारी स्पोर्ट्स भी बेहतर हो जाएगी और हमारे इन बच्चों के भी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो हमारी टीमों पे बहुत काम होने वाला है। बायोमैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल। कि आपके बॉडी पोस्चर कैसा है, आपने बॉल थ्रो की तो किस एंगल पे जाके करते तो अच्छा थ्रो होता। तो हमें चाहिए कि जितने हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं ना जो पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स साइंसेस को और वो अच्छे प्लेयर नहीं हैं, तो हमें उनकी स्टडी को अपनी स्पोर्ट्स के साथ मर्ज करना चाहिए और उनकी सर्विसेज को लेके अपनी टीम को उनको एज अ केस स्टडी देना चाहिए और उनकी हमें उनसे चाहिए कि हम उनसे कहें कि आप हमारी टीम को इम्प्रूव करें, साइकोलॉजिकली इम्प्रूव करें, बायोमैकेनिकली इम्प्रूव करें, आपने जो भी करना आप इन पे काम करें। कोचेस तो कर ही रहे हैं, वो टेक्निकल काम सिखाएं, स्किल बेस्ड काम करें, लेकिन जो और भी चीज़ें होती हैं आप उन पे काम करवाएं। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, फेडरेशन में काम होने वाला बहुत है इस तरह का कि आप एक डॉक्टर वहाँ पे होने चाहिए हर फेडरेशन में जो साइकोलॉजिस्ट हो, टीम के साथ हो, आपके प्लेयर्स की जो बिहेवियरल चीज़ें हैं उन पे फोकस करे कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो इस सिनेरियो में ऐसा परफॉर्म करता है, इस सिनेरियो में ऐसा करता है। बट जितने भी हमारे पास प्लान हो उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए वही बात है कि हमें पैसे चाहिए। अच्छा। जो एक बच्चा आएगा उसको भी इंसेंटिव चाहिए, बेशक उसको थोड़ा सा ही चाहिए, उसको आने का रेंट ही चाहिए हो बेशक। तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से नहीं हो पा रही। हम सिर्फ सोच सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये तो अब अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं कि वो क्या करेंगी इनके लिए। हाँ, प्लान तो बहुत है। मैं तो अगर मैं चाहूँगी तो मैं, जैसे मैंने हरासमेंट पढ़ी है तो मैं जब अपनी टीम में जाती हूँ तो मैं उनसे बात भी करती हूँ इसके बारे में। अगर यार कोई हरासमेंट करे तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं केस लड़ूंगी तुम लोगों का। वाह। मैं तुम लोगों का केस ना, इसको हम केस बना के आगे ना डिफाइन करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बेशक मजाक में करते हैं लेकिन उनको मैसेज ज़रूर कन्वे करते हैं कि हरासमेंट को रिपोर्ट करना है। कोई केस वैसे आया अभी तक कि नहीं? एक मैंने सुना है, मेरे पास तो अभी नहीं है क्योंकि मैं तो अभी सर्टिफाइड हुई ना। इससे पहले प्रीवियसली एक दो केसेस सुनने में आए कि वो रिपोर्ट हुए हैं, उन पे कुछ फैसले भी लिए गए। वो किस टाइप के केसेस थे? केसेस इसी तरह के होते हैं कि कोच ने मैसेजेस कर दिए, कोच ने फ़ोन पे ये कह दिया। बस ये हमारे यहाँ बड़ी वैसे एक अजीब सी बात है। हाँ, ये तो मुझे लगता है, मैंने वही बात की ना, स्पोर्ट्स के अलावा भी हर जगह हो रहा है। अगर मेरी आपकी भी इंटरेक्शन हुई है तो हो सकता है 4 दिन बाद आप मुझे कोई ऐसा मैसेज कर दें। बिल्कुल हो सही। सकता है मेरी किसी और के साथ इंटरेक्शन हुई है, 4 दिन बाद आप कह दें जी आप तो मुझे अच्छी लगती हैं, आप अच्छा चाय पे चलते हैं। इस तरह की तो रूटीन है। ऑब्वियसली। लेकिन वही बात है, इंटरनेशनली बताते हैं कि जी आपने बता देना है, कोच है ना, कोच आपको कहता है कि चलें आज आप चाय पे चलें, तो कोच को आप शट अप कॉल करवाएं सीधा। क्या आपका काम ट्रेनिंग करवाना है, आप ट्रेनिंग करवाएं, चाहे हम खुद पी लेंगे, आप हमें ऑफर नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। तो इसीलिए हम समटाइम कहते हैं, टीम में भी ये बात हो जाती है, आप सुनने में भी आता है जी अच्छा ये कोच की फेवरेट है, वो इसीलिए फेवरेट फिर कहा जाता है ना। एक दो दफ़ा कभी चले गए तो फिर वो कोच की फेवरेट बन जाती हैं। ऑब्वियसली। तो फिर वो बात फिर निकलते फील्ड में चल भी रही हैं इस तरह की चीज़ें, फील्ड में देखने को भी मिलती हैं, सुनते भी हैं। तो हुई नहीं है आज तक अपने साथ, जब कभी होगी तो इंशाल्लाह फिर चले, अल्लाह करे ना ही हो। हाँ नहीं होगी, ये हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। बड़ा मुश्किल होता है। देखें, एक तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है और दूसरा आपके घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल होता है, घर वाले तो आपको कहते हैं बैकआउट कर जाएं आप। हाँ, अब देखें, एक तो लड़की स्पोर्ट्स खेल रही है, पर जब ये हैरेसमेंट का कोई इस तरह का कोई इशू आ जाए, कहते चलो भी चल कुड़ी अब घर आ जा वापस। बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली प्रेशर आ जो जाता है ना। मेहनत है वो कीती कराई दे पानी फिर जाता है, लाइक किसी एक की उसमें छोटी सी गलती के ऊपर। तो ये आई मीन आपने जो इस पे काम किया है, जो आपने सर्टिफिकेशन की है, इट्स सेल्फ ही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और एक ये बड़ा बहादुरी वाला काम है कि आप खुद उसमें निकल कर आ रही हैं। अच्छा, इससे आगे निकलेंगे। सिंस यू आर अ प्लेयर, खेलती हैं आप, तो इंजरीज होती हैं, क्या हालात रहते हैं? ये देखें, अभी उंगली तोड़वाई है मैंने 2 महीने पहले। अभी ये मेरी उंगली टूट गई थी कैंप में और ये मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा फ्रैक्चर हुआ है। अदरवाइज़ निकल जाता है, वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन फ्रैक्चर कभी नहीं हुआ जब से मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ। ये मुझे पहली दफ़ा हुआ और मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम डिसेबल हो गई हो, अब तुम्हारा हाथ ख़राब हो गया, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। उन रोटियाँ किਵੇਂ बेलेंगी? मेरी अम्मी को लगा कि इसको सीधा करवाना चाहिए, तुम्हें शादी करनी है तुमने। मैंने कहा अम्मी इससे तो शादी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो ये मैंने अभी रिसेंटली मैंने कौन सा खावंद के शर में खारिज करनी है इसके साथ। वैसे अभी ये रिसेंटली मेरी इंजरी है जो अभी रिकवरी में चल रही है और अभी ठीक नहीं हुई है। नहीं तो ये इसकी रिहैब किस तरह करेंगी आप? इसके रिहैब मैंने कर ली, इसका सारा प्रोसेस चल गया, डॉक्टर अच्छा। को दिखाया, एक्सरे करवाया, उन्होंने मुझे इसके लिए स्लिंग दी हुई थी, बैंडेज करते रहे पूरा। फिर कैल्शियम ले रही थी मैं इसके साथ सुबह शाम। कैल्शियम की उन्होंने मुझे पूरी वो लिख के दी कि आपने इतनी 1000 लेनी है, तो वो मैंने प्रॉपर ली। फिर मैंने बैंडेज खोल दी, तो अब डॉक्टर ने कहा कि अब ये रिकवर होते हुए भी 3 महीने लगेंगे इसको। ये तो आपके जो फिर जो ट्रायल्स आएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगी आपको? नहीं कोई बात, तब तक हो जाएगा सेट इंशाल्लाह।
तब तक हो मैंने जाएगा। अभी नेटबॉल की नेशनल इसी फ्रैक्चर उंगली के साथ खेली है। जिंदाबाद। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें है मेरे हाथ पे बैंडेज है और मैं खेल रही हूँ। गुड, आप तो फिर बड़ी वो क्या कहते हैं जांबाज मैं किस्म की लेफ्ट हैंड से खातून हैं। खेलती थी ना, मैं बॉल निकाल लेती थी लेफ्ट अच्छा हैंड अच्छा से। अच्छा, वो दोनों हाथ आप क्योंकि नेट बॉल है ना, तो हम्म, नेट बॉल में डिफेंस ही करनी है, बॉल निकालना है, जिससे मर्जी निकालने, जैसे मुंह से मर्जी निकालने निकाल लें। बेशक, बहुत अच्छे। जंप लेके आपने बॉल ही निकालना है। तो बस इसको सेव कर रखा हुआ था और इससे खेलती थी मैं। बस नेशनल में जाके बैंडेज मैंने उतार दी और फिर मैं उसके साथ खेलती रही। कोई करियर ऐसा तबाह होता हुआ देखा हो आपने इंजरी की वजह से, जिस तरह स्लाइड से इंजरी हम कह लेते हैं इसको, आपकी फिंगर अब ठीक हो गई है, कोई करियर तबाह हुए हो आपके इर्द गिर्द, कोई स्टोरी बताएं अभी हमें। मैंने रिसेंटली देखा, वो कबड्डी की चैंपियनशिप हो रही थी मेन की अच्छा इस्लामाबाद में। ठीक है। मैंने वहाँ पर देखा कि एक प्लेयर को इंजरी हुई है लेग की, और वो पता नहीं अपने घर के पास किसी हॉस्पिटल गया है, तो उसकी टांग काट दी डॉक्टर्स ने। फिर उसको जब लाहौर डॉक्टर हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी ये टांग ज़ाया हो चुकी है, इसको काटना पड़ेगा। और मैंने जब वो वीडियोस देखी और मैंने जब उसका इंटरव्यू देखा और मैंने उस प्लेयर को देखा, तो मुझे एकदम से शौक हुआ कि इंसान की लाइफ कैसी है, वो एक सेकंड में कैसे चेंज आता है। वो ये है कि आप चैंपियनशिप पे गए, आपको इंजरी हुई, माइनर इंजरी समझिए, आपका लेग पुल, आपका मसल पुल हुआ होगा, हैमस्ट्रिंग जैसे क्रिकेट में होता है। हैमस्ट्रिंग खिंचा होगा, इसी तरह ही कुछ हुआ है उसको। वो गिरा है कहीं, उसको वो करते हुए जो स्टॉपिंग और रीडिंग में, ओहो। और जब अपने घर के पास किसी डॉक्टर के पास गया, उसने पैसे लिए, ऑपरेट किया, और आई थिंक उसने उसकी कौन सी वेन काट दी, कोई पता नहीं है। जब उसको डॉक्टर हॉस्पिटल लेके आए हैं तो उन्होंने कहा आपकी टांग ज़ाया हो चुकी है, इसको काटना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। उन्होंने उसकी टांग काट दी और वो कुछ 6 फुट का आदमी व्हील चेयर पर आ गया। बहुत अफसोसनाक है ये तो। बिल्कुल, ये मैंने रिसेंटली केस देखा है। उसके अलावा तो बहुत सारे केसेस होते हैं। उसके अलावा एक हमारी बहुत सीनियर थी वापडा की, वो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। खैर वो तो करियर नहीं वो तबाह तो हुआ, वो तो करियर एक तो एक्सपायर ही हो गई। हम्म, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज देखे, लेकिन यही है कि इंजरीज देखी हमने प्लेयर्स की और उनको रिकवर होते भी देखा कि वो एक चैम्पियनशिप उन्होंने स्किप की, फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर उतर गया, कॉलर बोन टूट गई। इस तरह के हादसे तो देखने को काफ़ी मिलते हैं। नहीं अब जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं या इवन हॉकी में भी, अब जो कि जब से लड़कों ने अजलान शाह में बेहतर परफॉर्म किया है तो नज़रें आई हैं नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर भी ना, यकीनन आपने भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। तो वहाँ पर तो समझ आती है कि ये शायद पैसा जनरेट भी कर रहे हैं, तो इनके प्लेयर्स की कर रहे हैं। अब आप भी रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को, तो आपको नहीं लगता कि कहीं आप डिप्राइव कर रही हैं, अब पीछे रह गई हैं इन मामलात को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर, कभी लेफ्ट अलोन फील नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास वही फैसिलिटी है जो वो बेसिक सबको दे रहा है। ग्राउंड है, इक्विपमेंट है, हम खेल रहे हैं, वापस आ जाते हैं, बस उतना सा इंसेंटिव मिलता है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली उसमें हमारी अपनी भी गलती है, हम उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर रहे। अच्छा। अब तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, प्लेयर्स इंटरनेशनली आप देखें वो अपनी फ़िटनेस की वीडियोस बना रहे हैं, अपनी टेक्निक्स की वीडियोस बना रहे हैं, वो उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अब सेल्फ जनरेशन हमें करनी पड़ेगी, सेल्फ जनरेट करेंगे तो चीज़ें बनेगी। अभी हमने रिसेंटली एथलीट्स के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम किया, उसमें हमने उनको एथलीट्स एज अ ब्रांड, हमने अच्छा। उसमें एक टॉपिक लिया और उस पर उनको क्लासेस दी कि जी आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डाला करें, रील्स डाला करें। अगर आप मार्शल आर्ट्स के हैं, 4 किक्स लगाया करें, वीडियो डाला करें, आपको पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर आप टेक्निक सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, ऑनलाइन क्लासेस लें, कुछ भी करें। लेकिन अगर आप बैठ के ब्लेम करेंगे कि जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, फेडरेशन ने कुछ नहीं किया, तो आपने भी तो कुछ नहीं किया, आप भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप सेल्फ जनरेट भी करें अपने लिए, लोग कर भी रहे हैं, 20% कर रहे हैं, 80% अभी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें यह कि एजुकेशन नहीं है, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, आपको डिजिटल ऐप्स का इतना नहीं पता हमारे प्लेयर्स को, हम एजुकेशन में बहुत लैग करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम एजुकेशनल प्रोग्राम करवाते हैं, तो हम कैरियर ट्रांजिशन पे भी काम करते हैं थोड़ा थोड़ा, कि अगर एथलीट उसकी तरफ जा रहा है, अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो अपने कैरियर को आगे कैसे परसू कर सकता है। तो उसके लिए यही बेहतर है कि वो अपना एक चैनल बनाए, उस पर स्पोर्ट्स की बात करे, उस पर स्पोर्ट्स के बारे में बताए, तो वो भी उसका कंटेंट चलेगा और वो उससे भी अर्न कर सकता है। लेकिन हमारे लोगों को अभी इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। ऑब्वियसली ये एक बड़ा सवाल होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि इसके बाद क्या आफ्टर रिटायरमेंट। क्रिकेट अगेन में मिसाल, जो कि हमारे यहाँ चलती है क्रिकेट है, तो बिल्कुल। उसकी हम बात करेंगे। क्रिकेट आप रिटायर होते हैं, आप कोचिंग में आ सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप अंपायर बन सकते हैं। सेम इज़ द केस विद हॉकी, आप उसमें भी कहीं ना कहीं चल सकते हैं। आपके जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ातून का ये कह लें कि जी शादी होगी, घर संभाल लिया, बिल्कुल ठीक है, एक अल्टीमेट सी बात है कि अल्टीमेटली होता ही है। मैं एक मिसाल के तौर पे वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, या हैंडबॉल या नेटबॉल का,
मैं क्या करूँगा इसके बाद? अगर देखा जाए तो कोचिंग में आ रहे हैं लोग, इसमें भी ऑफिशियल्स भी बन रहे हैं, रेफरीज भी बन रहे हैं, लेकिन वुमेंस की बात करें तो वुमेन कहीं भी नहीं है। फीमेल्स बहुत पीछे हैं ऑफिशिएटिंग में। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात है कि आईओसी अब इस पे एम्फेसाइज करता है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर आप पैरिस ओलंपिक्स देखें तो ये हाँ। पहली ओलंपिक्स है जिसमें 50% कोटा है फीमेल्स का, ये बहुत अच्छा है, और बहुत उन्होंने अच्छा उसको है ये। बैलेंस किया। उन्होंने बताया कि जेंडर इक्वलिटी होगी, हर जगह पे होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी आप अगर कोई सेमिनार करवाते हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है आपके पार्टिसिपेंट 50 फीमेल्स 50 मेल्स होने चाहिए। वेरी नाइस। जेंडर इक्वलिटी का आप ख्याल रखें। अगर आपकी फेडरेशन है उसमें अगर ओहदे पे एक आदमी बैठा है बड़े वाले पे, तो एक साथ में औरत भी बैठेगी। तो जेंडर इक्वलिटी पे काम करते हैं। इसी तरह ऑफिशियल्स में भी अब इसी तरह हो गया है, ग्राउंड में ऑफिशियल्स भी इसी तरह कि अगर मेल्स हैं तो फीमेल्स भी होंगी। वो उसमें स्कोर टेबल पे बैठी हैं, मैच करवा रही हैं। नेटबॉल में तो फीमेल्स मैच भी करवाती हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले ये गेम थी ही फीमेल्स की। अच्छा। नेटबॉल अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बनाई गई थी नेटबॉल। वो खेला करती थी इसको। मतलब जी, इसको एज अ फ़न उनके लिए बनाया गया था कि वो फिज़िकल फिट रहें और वो फिज़िकल अच्छा। एक्सरसाइज करती रहें। आप इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा नेटबॉल की। उसके बाद इसकी जो ऑफिशिएटिंग करती थी वो भी फीमेल्स करती थी। अच्छा। मैचेस भी फीमेल्स करवाती थी। फिर टाइम टू टाइम इसमें मेल्स और इस तरह का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हुआ, और फिर ये दोनों जेंडर्स के लिए बनी। और अब तो आप देखें, अब ये फास्ट 5 होगी, अब तो इसका एक चेहरा ही बदल गया गेम का। तो बराबरी तो दी जा रही है, अब कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग। पीओए भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जेंडर इक्वलिटी पे। तो बस वही हमारे थोड़े सोशल बैरियर्स भी आ जाते हैं। अगर प्लेयर है, जब तक मैं खेल रही हूँ तो शायद मेरे घर वाले भी मुझे खेलने देंगे। जब मैं गेम छोड़ूंगी तो उनका सबसे पहला टारगेट ये होगा कि मेरी शादी करें और घर जाऊँ मैं। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत सारी हमने मूवीज़ में भी देखते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं कि शादी के बाद भी स्पोर्ट्स को परस्यू करती हैं। अब इंडियन 1-2 फ़िल्में हैं, मैरी कॉम की मिसाल देखिए, वो भी मैरिड थी, बॉक्सर बनी, क्या बात है। लिविंग लेजेंड है वो इंडिया की। अगेन एक और फ़िल्म थी इंडिया की, हॉकी पर मबनी, वो शाहरुख की, चक दे चक दे इंडिया। इंडिया थी। उसमें भी वो लड़की होती है, ग़ालिबन वो शादीशुदा होती है, जो उनकी कैप्टन अभी बनती है। साइना नेहवाल की बैडमिंटन पे भी मूवी बनी हाँ, इंडिया की, वो तो भी देखी मैंने। वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ हालाँकि इंडिया पाकिस्तान एक थे, जुदा हो गए, लेकिन अप्रोच में इतना फ़र्क क्यों है? हमारे यहाँ भी शादी के बाद खेल रही हैं फीमेल्स। हमारी टीम में काफ़ी मैरिड हैं, हमारी टीम में बच्चों वाली भी हैं खेल रही। यहाँ भी बिस्मा मारूफ थे लेकिन क्रिकेट में भी, आलिया रियाज की हमारे रिसेंटली साथ अभी शादी वॉलीबॉल हुई में है। एक समिया खेलती है माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं उनके। माशाल्लाह, वो स्मैशर खेलती हैं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा खेलती हैं अभी भी। फिर हमारी टीम में और भी नेटबॉल में भी हमारे मैरिड गर्ल्स खेल रही हैं, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर फिनोमेना डिफरेंट हो जाता है जब मैरिड एक आती है ना प्लेयर, वो कहते हैं अच्छा अब ये तो फारिग है, अब ये नहीं खेल अच्छा। सकती। लाइक उनको लगता है कि ये शायद फिजिकली अनफिट हो गई है। हुँ, और मुझे ये लगता है कि नहीं, आप उनकी परफॉर्मेंस पे जाएं। उनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, ये उनका अपना, उनकी पर्सनल लाइफ है। वो अगर आपको ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखा रही है ना, तो आपको उनको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर आके कॉन्सेप्ट फ़ौरन चेंज हो जाता है कि नहीं, ये आप शादीशुदा है, ये आप खेल नहीं सकती, ये इसका आप वो लेवल ही नहीं रहना। तो हमारे यहाँ पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है उस पे। हाँ, ये वैसे बड़ी अजीब-सी बात है कि शादी का मतलब कोई ज़िंदगी का ख़त्म होना थोड़ी होता है। लोगों को लगता है कि शायद ये फुल स्टॉप है। हाँ, नहीं, ये लड़की के मामले में फुल स्टॉप। हाँ, लड़की के मामले में शादी ही एक फुल स्टॉप है और यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये मेरी अपनी फैमिली में भी शायद ये चीज़ें होती हैं, मैं बहुत फेस करती हूँ कि जब लोग कहते हैं तुमने शादी नहीं की, कब करनी है, क्यों नहीं की, अभी तक क्यों नहीं की? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये भी ज़िंदगी में हो जाएगा कभी, बाकी चीज़ें तो जो कर रहे हैं ये भी हो जाएगा। लेकिन ये ज़िंदगी का फुल स्टॉप नहीं है कि मुझे ये करनी है, इसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी नहीं है, या शायद मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है, करनी भी है, करेंगे भी, लेकिन एक अच्छा वक्त जब अल्लाह ने लिखा है तभी होगी। बट हमारी सोसाइटी का मेंटल लेवल जो है ना, वो अभी तक ऐसा ही है कि लड़कियों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हुँ, तो इसीलिए फिर फील्ड में भी लोग सोचते हैं कि अच्छा शादी हो गई है, अब ये गेम से बिल्कुल आउट हो जाएगी। अच्छा, स्पॉन्सर्स वग़ैरह आते हैं आपको? ज़ीरो। क्यों? जैसे इनको नहीं पता, जो हमारे कैमरामैन थे उनको भी नहीं पता था हैंडबॉल है, ऐसे लोगों को भी बहुत कम पता है कि कोई गेम है। बैडमिंटन का पता होगा लोगों को, टेनिस का पता होगा, लेकिन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की लड़कियों की टीम है, शायद ये मुश्किल ही पता होगा। उन्हीं को पता होगा जो चंद लोग गेम्स और स्पोर्ट्स के चैनल्स देखते हैं, उनको पता है। पाकिस्तान में किस लेवल पे शायद लोगों को नहीं पता होगा। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप उस तरह क्या कभी भी नहीं आई। अगर आप किसी को कहेंगे ना कि हमने बास्केटबॉल का मैच करवाना है, तो वो बहुत मुश्किल से आपको स्पॉन्सरशिप देगा। अगर आप कह देंगे ना क्रिकेट एक गली में हमने एक टूर्नामेंट रखा है, तो शायद पेप्सी वाले भी आ जाएंगे, कोक वाले भी आ जाएंगे, मल्टीफॉर्म भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, क्योंकि पता नहीं उनको भी एक उसमें अट्रैक्शन नज़र आती है।
बाकी हम तो रोते ही रहते हैं, हम तो कहते हैं जी हमारी गेम्स को कोई नहीं पूछता। नहीं पूछेंगे, असल में मकसद ही ये है आज हमारी इस गुफ्तगू का कि हम उन स्पोर्ट से भी लोगों को मुतारिफ़ करवाएं कि जो या तो शायद अंदाज़ा नहीं लोगों को, या चलते उसको वो भूल कर बैठ गए हैं कि ये ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट ही तो नहीं है। अब ओलंपिक्स में क्रिकेट है ही नहीं, और हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट देखी जाती है। अब बिल्कुल ऐसे ही। 2028 में जाकर कहीं वो आएगी। बिल्कुल फिलहाल तो अब जो हमारा दस्ता वहाँ गया भी, उसमें शूटर हैं, कोई 3 एक एथलीट हैं, एक वो जी अर्शद ऐसा नदीम ही है। है। तो मेरे ख्याल में जो जेवलिन थ्रो है वो भी अरशद की वजह से ही लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ एक दो दफ़ा जब अरशद नदीम ने एक पहले परफॉर्मेंस उसकी अच्छी गई तो बच्चों से पूछा अरशद नदीम का पता है, मिस वो कौन है? हाँ, किसी से भी पूछा वो कहते हैं वो कौन है। लाइक फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको देखना शुरू किया, फिर वो एक अब वो लाइमलाइट में है और अब लोगों की हाँ। नज़रें हैं उस पर कि वो अब क्या करेगा। अब तो उसे वो गोल्ड की तो उम्मीदें आई हैं। विश के इंशाल्लाह ताला वो अच्छा परफॉर्म करे और मेडल लेके आए, हमारी तो दुआएं हैं उसके लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद है कि वो पहले 3 में आ जाएगा, कहीं ना कहीं फॉल करेगा। हम तो चाहते हैं तो गोल्ड मेडल जीते वो। नहीं, हम तो चाहते हैं गोल्ड मेडल ले, लेकिन अभी तक हम हर चीज़ को देख रहे हैं ना, हमें लगता है कि मुझे लगता है कि उसको पहले 3 में आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट गोल्ड टॉप 3 मेडलिस्ट में तो आए। गोल्ड मेडलिस्ट हो तो अच्छी बात है, उसकी भी इज्जत है, पाकिस्तान की भी इज्जत है, हमें भी खुशी होगी किसी को बताते हो कि जी हमारे वापडा में खेलता है, ये हमारे वापडा का प्लेयर है, वो हमारे वापडा का प्लेयर है और हम उसको ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, उससे मुलाकात भी होती है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि अगर पहले 3 में भी वो आ जाता है ना, तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और उसको एफर्ट करनी चाहिए। और मेरी तो ख्वाहिश है उसके लिए कि वो जीते और पाकिस्तान का नाम चलिए, रोशन अभी आपने करके आए। इंकशाफ किया कि वो आपका डिपार्टमेंट मेट है बिल्कुल है। अरशद, तो कितनी मेहनत करता है वो? वो बहुत मेहनत करता है, मैंने उसको देखा है मेहनत करते हुए। वो अगर दोपहर के टाइम पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो वो लगा हुआ है, वो अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ रहा, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। नज़र आता है कि अगर उसने एक अचीवमेंट ली है तो अब उसको वो मेंटेन रखने के लिए वो कितनी एफर्ट कर रहा है, वो कितनी जो उसने गलतियाँ की होंगी शायद उन पे भी वो काम कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा। फिर बेचारा इंजर्ड भी हो गया एक दफ़ा, उसने उसको भी ओवरकम किया, इंजरी के बाद उसने भी पेरिस में खेला। तो मेहनत एक्चुअली एथलीट वही कर रहा है जो एथलेटिक्स कर रहा है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, मैंने एथलेटिक्स इसलिए कभी नहीं की, मैंने छोड़ दी एथलेटिक्स क्योंकि शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकती थी। सुबह भी आपने ग्राउंड में भागना है, शाम में भी आपने भागना है, आप भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, इतनी एफर्ट वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको उसका फल भी मिलना चाहिए और इंशाल्लाह ताला अरशद नदीम को मिलेगा भी। अच्छा, अरशद जब इंजर्ड हुए थे, बड़ा उन पे वो रहा, वो नहीं बेचारे आ पाए। हम भी बड़े मायूस हुए कि यार एक ही तो जो ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन कर सकता है। वो दौर देखा आपने उनका, वो कैसा रहा उनका दौर? नहीं, एक्चुअली मैंने उसका इस तरह का पीरियड जो था सिर्फ सुना हमने भी कि अच्छा वो इंजर्ड हो गया, वो ग्राउंड नहीं जा रहा, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वो रिहैब का पीरियड चल रहा था। उसकी वो वीडियोस देखी मैंने, उसके कोच उस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसकी डॉक्टर उसकी सर्जरी भी आई थिंक उसको बाहर भेजा गया सर्जरी के लिए, उसकी नी की इंजरी जब हुई। तो हर बंदे की कोशिश है कि वो फिट रहे, हर लिहाज से उसको फैसिलिटेट किया जाता है, तो वो ख़ुद भी इस पे एफर्ट करता है। चलो जी, हमारी दुआएं हैं बिल्कुल। उसके साथ भी। अब ज़रा ये आपका कुछ चीज़ें हैं वो, फर्स्ट फीमेल IOC सर्टिफाइड सेफ गार्डिंग ऑफिसर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तानी, बारी बारी आएंगे। यंग ओलंपिक एम्बेसडर हैं आप मेंबर कोऑर्डिनेटर हैं जी पाकिस्तान एथलीट कमीशन की, आप लेडी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की, वही तो कम छड़ दो। साउथ एशियन गेम्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हैंडबॉल में, फिर सिल्वर मेडलिस्ट हैं आप साउथ एशियन चैम्पियनशिप में, फिर उसके बाद आपने जी पार्टिसिपेट किया है नेटबॉल चैम्पियनशिप सिंगापुर में, जी। और आप नेटबॉल चैम्पियन भी हैं 2019 से 2023 तक। इतना कुछ मैंने किया होता ना। मैंने आपको ये बड़ी-बड़ी लिख के भेजी थी। सीवी मेरे पास है 3 पेजेज़, अगर कभी भी चाहिए वो अभी कुछ और भी है? वो सीवी भेज दूँगी मैं आपको। वो भेजिएगा, वो आपको क्योंकि दिखाएंगे। उसमें वो डिफरेंट सर्टिफिकेशन आ जाती है ना, फिर आपने कोचिंग कोर्स भी किए होते हैं, डिफरेंट नेटबॉल के भी मैंने किए हुए हैं, 1-2 हैंडबॉल के भी किए हैं, तो वो सारे सीवी में है, वो आपको मैं अपडेटेड सीवी भेज दूँगी। हाँ, चले भेजिएगा। मैं उसको सजा कर रखूँगा अपने पास। बिल्कुल ज़रूर रखिएगा, मेरी अम्मी ने बहुत सँभाल के रखे हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स, वो हर चीज़ मेरी सँभाल के रखती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कोचिंग की तरफ कभी ध्यान आया? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी कोच हो सकती हूँ। अगर मैं शायद इतनी अच्छी प्लेयर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि अच्छी नहीं भी हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोचिंग अच्छी करवा सकती हूँ। मैंने कोशिश भी की है कि यूनिवर्सिटी की टीम को मैंने कोचिंग करवाई नेटबॉल की, 2 साल पहले की बात है। मैंने उनको कोचिंग करवाई और समझिए कि वो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, एनिमल डॉक्टर्स हैं वो, युवास को। ओके। अब आप सोच सकते हैं उनकी एजुकेशन का बर्डन कितना है और उनको गेम करवाना कितना मुश्किल काम है। वो शाम को 6-7 बजे उनका कैंप लगता था और वो बड़ी मुश्किल से आती थी क्योंकि उनकी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स ही नहीं ख़त्म होते थे। उन लोगों को मैंने नेटबॉल सिखाई, उन्होंने पहली दफ़ा वो नेटबॉल खेली देखी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा परफॉर्म कर गई। वो आज भी मैसेज करती हैं
कि मैम आपने हमें बड़ा अच्छा सिखाया, हम कभी ऐसा नहीं खेले। हम्म, और उनमें कोई भी प्लेयर नहीं था, हम तो प्लेयर थे बेसिकली, लेकिन वो डॉक्टर्स बन रही थी तो उनको नेटबॉल खिलाया, तो मुझे लगा कि मैं अच्छी कोच भी बन सकती हूँ इन फ्यूचर। चलें जी, हम चाहते हैं कि आप कोचिंग के रोल में भी आएँ। लेकिन मैंने कोचिंग से ऊपर जाना है, अच्छा, कोचिंग से ऊपर जाना है। मैं इसीलिए तो पीएचडी करनी है, डॉक्टर अच्छा। बन जाऊंगी, लेक्चर दिया करूंगी, हाँ, ये गेम भी सही है। करूंगी, पढ़ाऊंगी भी, और इंशाल्लाह टीम्स के साथ भी अटैच रहूंगी कहीं ना कहीं जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पोर्ट्स, अगर मुझे लगता है कि अगर आप खेल रहे हैं, ग्राउंड में अच्छे हैं, तो आपको थ्रेटिकली भी अच्छे होना चाहिए। मुझे लगा कि आपको उसकी स्टडी भी करनी चाहिए स्पोर्ट्स की, इसीलिए मैंने शुरू की। वो भी जिन्होंने मुझे उसके लिए इनकरेज किया, उसका भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मुझे अपनी एजुकेशन को दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो अब डॉक्टर बन गई हैं, तो अब मैंने भी बन जाना है। चलें जी, अल्लाह करे आप बने। इसको आप ज़रा कंक्लूड करने की तरफ आएंगे। हाथ कितने मजबूत होने चाहिए ये गेम खेलने के लिए? हाथों के साथ साथ दिल मजबूत होना चाहिए। दिल जितना मजबूत होगा, जितना बड़ा होगा, उतना बॉल कम लगेगा, क्योंकि अच्छा, वॉलीबॉल है वो लगता भी है हाथ वो पे। बड़ा हार्ड, बड़ा। वो हार्ड होता है जब आपने स्मैश करनी है और आप आपके हाथ पे लगते हैं। हमारी माशाल्लाह टीम में एक प्लेयर है, वो बहुत अच्छी खेलती है, अभी माशाल्लाह वो मालदीव्स गई हुई हैं एक क्लब को रिप्रेजेंट करने। तो जब वो स्मैश मारती है ना, तो यहाँ पे नील पड़ जाते हैं हाथों पे। स्मैश अगर आप मारते इस पोर्शन से मारते हैं? नहीं, स्मैश तो हाथ से ही मारते हैं ठीक ना, है। नेट के ऊपर से मारी, फिर हमने हाँ, उठानी भी तो है ना वो स्मैश। वो ऐसे आप तो उठाते जब हैं। हमने उठाई, तो जितनी वो पावर से आती है ना, तो यहाँ पर एक दफ़ा तो निशान पड़ जाए। जब आप ये आपका ये पोर्शन। ये बिल्कुल आपने इस पोर्शन से उठाना होता है बॉल। तो जब वो मारती है तो माशाल्लाह से कभी कान पे लग गया, वो नीला हो गया। एक दो दफ़ा लड़कियों को लगा तो वो तो बेहोश भी हो गई। माशाल्लाह उसमें पावर इतनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं, वो ट्रेनिंग कर कर के हाथ सख्त हो जाते हैं, दिल भी सख्त हो जाता है। हैंडबॉल में अगर आप देखें तो कीपर को इतना मारते हैं, कीपर की पूरी बॉडी पर्पल हो जाती है, उसकी टांगों पे बॉल मार रहे हैं, उसके मुंह पे भी लगते हैं, हाथों पे भी लगते हैं, वो पक्का हो जाता है। फीमेल है ना, वो उसको मार मार के पक्का कर देते हैं। नहीं तो वो कोई सेफ गार्ड नहीं होता? नहीं नहीं, हैंडबॉल के कीपर की कोई सेफगार्डिंग नहीं है, वो खुद से रोकेगा अपने आप को, वो हाथों से रोकेगा बॉल। वो गोल उसकी भी टांग रोके, पे खुद को लगता भी है तो रोके। लगता रहे। हम जब कैंप में होते हैं, तो जब कीपर के शाम को खाने में मिलते हैं ना, तो हम कहते हैं अच्छा आज बॉल मारा था, कैसा लगा? वो बताती है यार इतना बड़ा निशान पड़ा हुआ है वहाँ पे। कोच भी मारते हैं सिर्फ इसलिए कि जब उसको फूल लगे तो ज़रा आहिस्ता लगे, नहीं, इसीलिए हार्ड। वो तो चले बात ठीक है, लेकिन मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई है। नहीं कोई बात नहीं, वो उसकी गेम का हिस्सा है। कीपर को मार पड़नी ही पड़नी है, वो गोल ही खा रहा है, वो रोकेगा नहीं तो उसके मुंह पे ही लगेगा। अच्छा। उसने अपनी टांग से भी रोकना है, उसने अपने हाथ से भी रोकना है। तो वो उसकी प्रैक्टिस में वो इतना ट्रेंड हो चुका होता है। वैसे मैं कीपर नहीं खेल सकती, मुझे बहुत डर लगता है बॉल लगने से। तो जो हमारी माशाल्लाह कीपर्स खेलती हैं उसमें, वो तो बड़ी निडर हैं। वो तो अगर आप गोल करने चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर देती हैं। वो आगे इतना आ जाती हैं कि आपको पूरा एंगल आपका बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ज़ीरो एंगल आपको नज़र आता है। आप बॉल समटाइम नहीं मार सकते, आप उनके हाथों में बॉल मार देते हैं। तो लाइक मैं स्पीचलेस हो गया हूँ ये सुनकर के। लाइक बॉल लगता होगा, वजन कितना का होता है उस बॉल का? हैंडबॉल का वज़न वॉलीबॉल के बॉल से ज़्यादा होता है। वॉलीबॉल का जो बॉल है वो लाइट होता है, लेकिन उसमें एयर जो होती है ना, वो इस हिसाब से होती है, तो वो बॉल टाइट होके लगता है आपके हाथों पे। हाँ, वो बड़ी उसकी सख्त वो आवाज़ आती है। उसका वो जो उसके ऊपर मटेरियल लगा होता है, वो रबड़ जो होती है, वो भी बड़ी ज़ोर से लगती है आपको। जब नई-नई आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, हम भी अभी भी जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो वो हाथों पे लगता है 2-4 दिन। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सेट होते हैं। अगर मैं स्मैशर खेलती हूँ, तो स्मैश भी डायरेक्ट नहीं हो जाती। पहले हम वॉल पे प्रैक्टिस करते हैं, दीवार पे पहले हाथ गरम करते हैं, मार-मार के मतलब कंधा कैसे? गरम किया। बैटिंग करते हैं बॉल के साथ। अच्छा। तो पहले कंधा गरम करते हैं, फिर हाथ गरम करते हैं। जब आप वार्म अप हो जाते हैं, उसके बाद आप नेट पे जाके खेलते हैं। जब आप, क्योंकि अगर आप उस तरह खेलेंगे तो आपको इंजरी निकल आएगी, कभी कंधा दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा, कुछ भी होगा। आप तो मुझे डरा रही हैं। नहीं, इतना डरने वाली कोई चीज़ नहीं, हमें तो नॉर्मल लगती है। अच्छा, हम वो उस पे हैंडबॉल के उसके वजन की बात हम कर रहे थे। हैंडबॉल का वज़न इतना नहीं होता, आधा किलो भी नहीं होगा, 1.5 हाँ, पाव आधा होगा। किलो किसी को पड़ा हो। 1.5 पाव भी नहीं होगा। वो ऑन्स में होते हैं उनके वेट। अच्छा। लेकिन वो उसकी भी जो बनावट, उसकी ना इतनी-इतनी डिब्बियाँ होती हैं जो बना होता है ना, अच्छा। तो जब वो लगता है ना, तो वो पूरा ऐसे पूरा उसका डिज़ाइन आपके हाथ पे भी बन जाता है, क्योंकि वो डिफेंस लाइन के भी मुँह पे भी लग जाता है। एक दफ़ा मुझे याद है, आर्मी के साथ मैच हो रहा था, लड़की ने 9 मीटर लगाने की कोशिश की, हमने हाथ आगे किए, तो यहाँ पे बॉल लग के वापस निकला। तो उसके बाद 2 मिनट ऐसे-ऐसे किया कि यार बड़ी ज़ोर से मारा तुमने। तो वो काफ़ी ज़ोर से लगता है, क्योंकि आपकी अपनी पावर भी है, बॉल की बनावट भी है, आपने भी पावर से हाथ आगे किए। तो गेम है, गेम में लगती है, इट्स ओके। जब कैंप में होते हैं तो घर जाके यही कर रहे होते हैं, कभी आज यहाँ लगी आइसिंग कर रहे हैं, घर बैठ के आइसिंग हो रही होती है, घर वाले देख रहे होते हैं आज क्या करके आए हैं। ये चलो आइसिंग वाइसिंग करके कोई मसला हल हो हाँ, जाता है। आइसिंग फर्स्ट एड है, आइसिंग करते हैं, ठीक हो जाती है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको और मजबूती दे। आमीन। सो नाज़रीन,
स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन अगर हम उन पे फोकस करें तो अब जैसे अस्मा हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती हैं, वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल और दीगर स्पोर्ट्स भी हैं। सो एसोसिएशंस को, फेडरेशंस को ये चाहिए कि वो इस तरफ भी नज़र दौड़ाएं और ओलंपिक्स में जो हमारा दस्ता गया है वो 7 की बजाय 70 लोगों का हो। सो उम्मीद करते हैं आपका जो ये आज का पॉडकास्ट है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।